हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, यदि आप एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं जहां पे सैलरी भी अच्छी हो, आपकी सिक्योरिटी भी बढ़िया हो, साथ साथ में ग्रोथ भी जबरदस्त हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फ्रेश और नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि निकाला गया है इंडिया गवर्नमेंट मिंट की तरफ से। यदि हम लोग इंडिया गवर्नमेंट मिंट की बेसिकली बात करें, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी है उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है, यानी कि ये मिनीरत्न कैटेगरी 1 के अंतर्गत जरूर आती है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटी आपको यहां पे मिलने वाली है। साथ साथ में यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इंडिया गवर्नमेंट मिंट की बात करें, इसकी अलग अलग यूनिट है, जैसे कि नोएडा में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में। और यहां पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो हर एक यूनिट की वैकेंसी निकाली गई है। अब सिंगल पोस्ट में अलग अलग यूनिट की वैकेंसी है, उस केस में आपको प्रेफरेंसेस को सेट करना होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते समय उस प्रेफरेंसेस को सेट करने में मिस्टेक ना करें, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। बिकॉज जब आप प्रेफरेंसेस को सेट करोगे, उसका सीधा सीधा असर आपके कट ऑफ या सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पड़ने वाला है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे वीडियो में। साथ साथ में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, तो कंप्लीट चीजों को यहां पे समझ रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट में नोएडा उत्तर प्रदेश वाली जो इनकी यूनिट है, बेसिकली वो कंप्लीटली प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करेगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात आप लोगों की क्या है, यहां पे आपको भर्ती विज्ञापन संख्या मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है जो कि 01/2026 है। ये इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि 28 मार्च 2026 यहां पे आप लोग देख सकते हो। आज से ही इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप कुछ चीजों को समझिएगा, यहां पे सारी डिटेल्स दी गई है और यहां पर बताया गया है कि जो इंडिया गवर्नमेंट मिंट है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, ये सभी जगह पर बेसिकली आपकी जो है मिंट की यूनिट है। अब जो इंडिया गवर्नमेंट मिंट है ना, उसकी अलग अलग यूनिट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और एक ही पोस्ट की अलग अलग यूनिट में वैकेंसी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको बेहतर तरीके से चीजें बेसिकली क्लियर हो। आप यहां पर देख सकते हो, यदि हम लोग यहां पर बात करें, फिटर की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन फिटर, यहां पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा IGMM, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई। यहां पे दिखाई दे रहा होगा IGMK, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। यानी कि ये सभी जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सभी जगह पर सेम पोस्ट की बेसिकली आपकी क्या निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों यूनिट के प्रेफरेंसेस को सेट करना पड़ेगा जिससे कि मिस्टेक ना हो। साथ साथ में एक और क्वेश्चन आप लोगों का काफी ज्यादा आ रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड कि मेरे पास में डिप्लोमा भी है, साथ साथ में ITI भी है, क्या मैं मल्टीपल पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले वैकेंसी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वैकेंसी टेबल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे किस किस पोस्ट की वैकेंसी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सुपरवाइजरी में यदि हम लोग जाएं, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आपको मिल जाती है। जैसे कि SS की बात करें, यहाँ पर 2 पोस्ट निकाला गया जो कि मुंबई मिंट की तरफ से निकाला गया है। साथ साथ में मैकेनिकल में हम लोग देखें, मुंबई और नोएडा की वैकेंसी है, मुंबई में 1 पोस्ट है, नोएडा में 2 पोस्ट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको कैटेगरी का ध्यान देना है। जैसे कि यदि आप यहां पर देखते हो, इस केस में यदि आप पहली पोस्ट देखते हो जो कि मुंबई मिंट की तरफ से निकाली गई, टोटल 2 पोस्ट है, यहां पर SC और OBC कैटेगरी की पोस्ट है। तो जैसे ही अनरिजर्व्ड कैंडिडेट वाले फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो यहां पर उनका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनकी कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है। तो उस चीज को ध्यान देना है यहां पे। इसी प्रकार मैकेनिकल में देखोगे तो यहां पर मुंबई में 1 पोस्ट है जो कि ऑलरेडी SC कैटेगरी की है, और साथ साथ में यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, नोएडा में 2 पोस्ट है, जहां पे एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है, एक OBC कैटेगरी की पोस्ट है। तो आपको बेसिकली ये चीज देख लेना है कि मैं जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूं, साथ साथ में जिस यूनिट की प्रेफरेंसेस को सेट कर रहा हूं, क्या वहां पर मेरी कैटेगरी की या मेरे हिस्से में आने वाली सीट कितनी है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग सभी पोस्ट की एज लिमिट को यहां पर देखें तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज लिमिट रखी गई है, लेकिन यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस केस में आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाती है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो आगे अभी हम लोग उसको भी समझ रहे होंगे। देखिए, उसके अलावा यहां पर काफी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी।
जाएंगी। मेटलर्जी सुपरवाइजर में बात करें 1 पोस्ट निकाला गया है। इनग्रेवर की पोस्ट की बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यहां पर मुंबई में 3 पोस्ट है, हैदराबाद में 6 पोस्ट है, नोएडा में 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार वैकेंसी निकाली गई है। आपको यह देखना है कि मेरे अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कैसे फिट हो रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी के रहेंगे। यहां पर यदि हम लोग बुलेटिन असिस्टेंट की बात करें, यहां पर 3 पोस्ट 2 पोस्ट निकाली गई है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट निकाली गई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट को निकाला गया है। जूनियर टेक्नीशियन में आते हैं जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स की पोस्ट है। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, देखिए जूनियर टेक्नीशियन में यदि हम लोग देखने लगे, फिटर की यदि हम लोग बात करें, फिटर में जो बेसिक पे इनका है ना LW1 बेसिक पे है, जिसके अंतर्गत 18,780 ये आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाला है। 1 ईयर का ये प्रोविजन पीरियड रखते हैं, देन उसके बाद में प्रोविजन, आफ्टर प्रोविजन पीरियड, उसके बाद में आपकी सारी चीजें चलेंगी। इस प्रोविजन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं फर्दर 1 ईयर, लेकिन उसके चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर रहता है। बस आप लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करोगे तो प्रोविजन पीरियड कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है। इन प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो, आपको मुंबई में 18 पोस्ट है फिटर की, कोलकाता में 13 पोस्ट है, हैदराबाद में 13 पोस्ट है और नोएडा में 3 पोस्ट है। अब यहां पे मालूम है मिस्टेक क्या होती है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं नोएडा की प्रेफरेंस 1 सेट कर रहे हैं, तो उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपके 3 पोस्ट है, तो वहां देखा जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपकी जो भी आपकी प्रेफरेंस सेट है, उस कंडीशन में आपके मार्क्स कितने हैं, आप कितने मार्क्स ला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन मिलेगी। तो मैं यहां पे सजेस्ट किस प्रकार करूंगा, देखो थोड़ा सा समझ लो इस चीज को। जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करो, ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि यदि आप फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो और आपकी कैटेगरी यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, अब आप यदि कोलकाता से हो या कोलकाता के आसपास से हो, तो डेफिनेटली आप कोलकाता की तरफ जाओगे, क्योंकि यहां पे देखो 2 फैक्टर को कंसीडर करना है। पहला फैक्टर है आपकी होम लोकेशन क्या है, कि आपको कहां पर जॉब करना है, क्या आप वहां पर सुटेबल हो जॉब करने के लिए, लैंग्वेज वेरियर तो नहीं है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के लिए आप बेसिकली जॉब करोगे, तो वो भी प्रायोरिटी आपको रखना है। क्योंकि यहां पे यदि आपको क्या रहेगा कि आपके मार्क्स कम है, तो वो यूनिट नहीं मिली इन केस, क्योंकि उस यूनिट को किसी दूसरे स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट करा था और उसके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं, तो वो उसको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी चांसेस है कि सेकंड नंबर की यूनिट आपको मिल जाए। तो यहां पर बेस्ट रहेगा कि आप लोकेशन को फिल्टर करें, साथ साथ में नंबर ऑफ पोस्ट को भी थोड़ा सा देख लें कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या मिल रही है मेरे को। ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर ऑफ पोस्ट ही मिल रही है मेरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या एक भी पोस्ट नहीं मिल रही हो, वहां पे आप प्रेफरेंसेस को सेट कर रहे हो। तो उन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जब आप प्रेफरेंसेस को सेट कर रहे हो उस कंडीशन में। यहां पर देखो, यदि हम अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की बात करें, तो यहां पर टोटल 3 पोस्ट निकाली गई, जो कि मुंबई मिंट की तरफ से निकाली गई, और तीनों ही पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, ध्यान रखिएगा। यहां पे चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी टेन्योर बेसिस पर काफी सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली कहां पे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब लग रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जो आपका ट्रेड है, उसकी यदि हम लोग बात करने लगे। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें, टर्नर की भी यहां पर वैकेंसी निकाली है, तो टर्नर वाले स्टूडेंट्स काफी निराश है। यहां पे देखो, यहां पे वैकेंसी उनको मिल गई, 2 पोस्ट है मुंबई मिंट में, कोलकाता में 5 पोस्ट निकाली गई है और नोएडा में 2 पोस्ट निकाली गई है। तो इस प्रकार यदि आप लोग देखोगे, टोटल 9 पोस्ट यहां पर निकाली गई है, ओनली टर्नर ट्रेड की हम बात करें। लेकिन यहां पे यदि हम लोग एज लिमिट देखने लगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पे जैसे हम जूनियर टेक्नीशियन में आते हैं, इनके लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 साल एज लिमिट है। तो यहां पे फायदा क्या है, कई सारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स है ना, वो एज लिमिट के कारण यहां पर छटने वाले हैं। इसका एडवांटेज किसको मिलेगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई फ्रेशर हैं, उनको यहां पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन यदि आपके पास में जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कंडीशन में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट यहां पर है, गोल्ड स्मिथ की 1 पोस्ट यहां पर है, मेल्टर की 2 पोस्ट यहां पर है। टोटल 94 पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट लिया। ये परमानेंट बेसिस पर भर्ती है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया है कि ये जो वैकेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे। यहाँ पे जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए सारी कैटेगरी वाइज दिखाया हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
यहाँ पे सबसे सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। यदि हम जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, ओनली आईटीआई आपने कंप्लीट करी है, चाहे एससीबीटी से चाहे एनसीबीटी से, आप एलिजिबल हो जाओगे। अदर पोस्ट देख लेते हैं। देखो सुपरवाइजरी ऐसी की यदि हम लोग बात करें, फर्स्ट क्लास यदि फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल में यदि मैकेनिकल से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। एंड यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। हायर क्वालिफिकेशन बी टेक वालों को भी बेसिकली इन्होंने अलाउ किया हुआ है। इसी प्रकार मेटलर्जी से किया है तो मेटलर्जी में अप्लाई करोगे। यदि हम लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बेसिकली बात करने लगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहां पर इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। उस केस में हिंदी टाइपिस्ट की यदि हम लोग बात करें, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन से आपने किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब यहाँ पे टेक्निकल कंट्रोल की हम लोग बात करने लगे। देखो इनग्रेवर की जो पोस्ट है उसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वाले अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मेटल वर्क्स में किया है, उस कंडीशन में भी बेसिकली आपको यहाँ पे एलिजिबल किया है। उसके अलावा ग्रेजुएट वाले अप्लाई करेंगे। लैबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री ऑफ साइंस बीएससी वाले अप्लाई करेंगे। टेक्निकल ऑपरेटर की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो फिटर की वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन में फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट किया है आपने, चाहे एनसीबीटी से एससीबीटी से अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आईटीआई आपने किया है, चाहे एससीबीटी से हो एनसीबीटी से हो, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। इसी प्रकार अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से आईटीआई करी है, अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर से आईटीआई की है, टर्नर में अप्लाई करोगे। कारपेंट्री से आईटीआई की है, कारपेंट्री में अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रिशियन से किया है, इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करोगे। गोल्ड स्मिथ में थोड़ा सा चेंजेस किया है। गोल्ड स्मिथ में उन्होंने बोला कि 2 ईयर फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन गोल्ड स्मिथ ट्रेड अलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी या एससीबीटी, यानी कि गोल्ड स्मिथ ट्रेड से आईटीआई के साथ में आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहां पर अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी इन्होंने किया हुआ। 2 ईयर फुल टाइम आईटीआई फिटर ट्रेड वाले भी अप्लाई करेंगे, अलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो भी यहां पे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा गोल्ड स्मिथ ट्रेड है, यानी कि जो 15 नंबर वाला ट्रेड है, उसमें क्या है ना, उसमें फिटर ट्रेड वालों को भी एलिजिबल कर दिया, साथ साथ में गोल्ड स्मिथ ट्रेड वाले तो एलिजिबल है, लेकिन दोनों के पास में अप्रेंटिस होना जरूरी है। यानी कि आप बोल सकते हो कि फिटर ट्रेड वालों को 2 जगह पर मौका मिला है, बिल्कुल, क्या दोनों जगह पर अप्लाई कर सकते हैं? तो आगे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। मेल्टर की बात करें, यदि आपने बेसिकली फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट किया है फाउंड्री ट्रेड से, उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी सारी पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हमने समझ लिया है। यहां पर कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है कि जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके रहेंगे लास्ट डेट से पहले के होना चाहिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन में ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई फिल्ट्रेशन नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में किसी भी जगह के आप निवासी हो इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट के लिए, लास्ट डेज के लिए नहीं रहना है, क्योंकि सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, रस हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट से पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि आज से ही स्टार्ट हो गए तो जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेहतर है, बट सारी चीजों को समझने के बाद ही अप्लाई करिएगा। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, क्वालिफिकेशन की चाहे हम लोग देखें चाहे एज लिमिट देखें, जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, उस डेट से बेसिकली आपकी काउंट करी जाएगी। यानी कि ऑल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए क्वालिफिकेशन जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे पहले, साथ साथ में एज लिमिट भी। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डी नंबर के पॉइंट पर इन्होंने क्लियर करी है, और यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट विच इज मोर सुटेबल टू हिम हर as per qualification, as there may be chances of holding examination of multiple post on the same day। यानी कि ये एडवाइस करी जा रही है आपको कि आप केवल
एक ही पोस्ट में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि मल्टीपल पोस्ट के जो एग्जाम है वो सेम डे पर हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप एक ही एग्जाम दे पाओगे तो बाकी का फॉर्म तो आपका बेकार चला गया। लेकिन यदि आप अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप कर सकते हो। ये आप अपनी रिस्क पर कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पे एक और पॉइंट है ई नंबर का, उसको थोड़ा समझ लो। इन्होंने क्या बोला है? कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू indicate their preference for the unit India government like a Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Noida against the post for which they intend to apply। जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अपनी प्रेफरेंस को सेट करिएगा। प्रेफरेंस कैसे सेट करना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहां पर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म खोल के भी देखा था सो दैट कि आपको मैं बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूं। आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यहां पे अलग अलग प्रेफरेंस में सेट कर रहा हूं। तो आपको प्रेफरेंस कैसे सेट करना है? वैकेंसीज भी देखना है, साथ साथ में अपनी लोकेशन को भी देखना है। देखिए, लोकेशन प्रेफरेंस ज्यादा रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है वहीं पर आप लोग पहला प्रेफरेंस डालो। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां नहीं मिलेगा तो सेकंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हायर मार्क्स यदि आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स में आप आ रहे हो, तो आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको पास में लोकेशन मिल जाए, जिससे कि आगे वाला जो लाइफ है वो बेसिकली अच्छी रहे। यहां पर ये चीज समझिएगा, इन्होंने क्लियर बोला कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो क्या बोला? कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट इंक्लूडिंग यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट के प्रेफरेंसेस उन्होंने सिलेक्ट करे हैं उसके बिहाफ पर, मेरिट के बिहाफ पर, रिजर्वेशन के बिहाफ पर, प्रेफरेंसेस ऑप्ट करे उसके बिहाफ पर आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो ये सभी चीजों का रोल यहां पर होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ यूनिट सेल भी, जो भी आपने यूनिट सिलेक्ट करे उसको किसी भी सर्कमटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते हो यदि आपने एक बार प्रेफरेंसेस को सेट कर दिया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये हो गई। पहली चीज ये हो गई कि सेम डे एग्जाम हो सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट ऑफ फी करके, लेकिन वो आपकी रिस्क होगी। यदि सेम डे एग्जाम होल्ड होता है तो आप एक ही एग्जाम दे पाओगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर यदि आई नंबर के पॉइंट पर आप देखते हो, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर इन्होंने क्या क्लियर किया है? ये बेसिकली एडवाइज कर रहे हैं कि सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। इसका मतलब ये है कि ये आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप किसी भी पोस्ट में केवल एक फॉर्म भरें। मतलब क्या है इसका? जैसे कि मान के चलिए मेरा फिटर में मैं अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहा हूं और फिटर में मैंने पहले एक फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब मुझे लगा कि यार ये मेरे फॉर्म में ना कुछ मिस्टेक हो गई गलती से, मैं क्या करता हूं, फिटर में अपना दूसरा फॉर्म भर देता हूं। यदि आपने दूसरा फॉर्म भरा तो आपका पहला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा फॉर्म आपका माना जाएगा, यानी कि जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपने पहले फॉर्म को तो कंप्लीट भरा था जिसमें एप्लीकेशन फी वगैरह सब कुछ प्रॉपर काट दी, लेकिन जो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया उसका रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एप्लीकेशन फी पे नहीं करी, तो इस केस में आपके दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि इंश्योर करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन द हायर एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपका बेसिकली किया जाएगा, लेकिन उसमें फी वगैरह सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। हायर एप्लीकेशन नंबर का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आज फॉर्म भरा पहला, जिसका एप्लीकेशन नंबर था 1001, इस तरीके से कुछ भी नंबर था, और दूसरा एप्लीकेशन नंबर होगा भैया उसका हो सकता है उस बीच में कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हो, ये आए, तो जो हायर एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये वाला लेटेस्ट वाला, तो उसको कंसिडर्ड किया जाएगा। लेकिन यहां पर भी इन्होंने एक चीज क्लियर किया, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका होगा वो बेसिकली कंसिडर्ड किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्यों ही आपको मिस्टेक करना है, प्रॉपर सारी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इनकेस आपको दूसरा फॉर्म सेम पोस्ट के लिए भरना पड़े, ये बात हो रही है सेम पोस्ट की, अलग अलग पोस्ट की बात नहीं हो रही है। सेम पोस्ट में आपकी मिस्टेक हो रही है, आप दूसरा फॉर्म भर रहे हो, तो उस केस में दूसरे फॉर्म को कंप्लीट भरिएगा, फिर बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर क्या है ना, वो भी गया दोनों जगह से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा।
है ना। यूनिट वाइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने बताया हुआ है नीचे। अब बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। देखिए आपकी वेबसाइट पर आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 28 मार्च 2026 है। एंड यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी डिपॉजिट की जो तारीख है 28 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 27 अप्रैल 2026 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। इस डेट तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे, 27 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा 30 दिन का समय आपको मिल रहा है, 1 महीने का समय मिल रहा है। और आपके एडमिट कार्ड जल्दी ही डाउनलोड होंगे। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना वो मई जून में ले लेंगे ये लोग, जितना बोलते हैं उतने में ले लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, 60 दिन का समय ही आपको मिलने वाला है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे कुछ चीजों समझिएगा, जो स्किल टेस्ट वगैरह है जून जुलाई में ये कंडक्ट करेंगे। यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST कैंडिडेट है 5 साल की छूट, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 साल की छूट, यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी। कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी जो है ना IGM की काफी ज्यादा होती है, इंडिया गवर्नमेंट की। इस केस में आप देखोगे नॉन रिफंडेबल फी है 1000 रुपीज, यदि आप लोग UR EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस केस में। SC ST PWBD कैंडिडेट है उनको भी फी पे करना है, लेकिन 200 रुपीज पेमेंट करना है उनको भी, ध्यान रखिएगा। ये आपके एप्लीकेशन फी है, थोड़ा सा हायर साइड एप्लीकेशन फी रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी प्रिपरेशन है डेफिनेटली यहां पे आप स्पेंड कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे प्रोविजन के बारे में बताया, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा, ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे फर्दर मैक्सिमम 1 ईयर और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, अच्छे से रहिएगा कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकेंड थिंग, यहां पे बॉन्ड भी रखा हुआ है, लेकिन बॉन्ड केवल सुपरवाइजर S1 लेवल की पोस्ट के लिए। बॉन्ड कितना है देखो, 3 ईयर मिनिमम सर्विस आपको देना पड़ेगी। यदि आप 3 ईयर मिनिमम सर्विस नहीं देते हो ज्वाइनिंग डेट से, तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड है। यदि आप बीच में छोड़ के जाते हो 2 लाख रुपए आपको पे करना होगा। 2 गारंटर आपके लगेंगे, यदि आप पे नहीं करते तो उन गारंटर के ऊपर दबाव डाल के कंपनी ले लेगी। तो ये चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये जूनियर टेक्नीशियन वगैरह के लिए नहीं है। S1 ग्रेड लेवल जो है ना, सुपरवाइजर एट S1 लेवल, उनके लिए बॉन्ड रखा हुआ है, तो आप मत घबराइए, ध्यान रखिएगा। यहां पे अब इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। हम अप्लाई कर देंगे, एलिजिबल है, सारी चीजें क्लियर हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ना, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। क्या कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, उसको समझ लीजिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सबसे पहले हम पोस्ट वाइज बात करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मेटलर्जी की बात करते हैं, जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उसकी। सुपरवाइजरी पोस्ट में जो आपका बेसिकली एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इसमें जर्नल अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 105। इस प्रकार 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 120 मिनट आपको मिल रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड जो पोस्ट है वो इनग्रेवर की है, और इनग्रेवर में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो पोस्ट आता है वो लैबोरेटरी असिस्टेंट की है, यहां पर भी 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ITI स्टूडेंट्स का क्या माजरा है, यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होगा। देखो ITI स्टूडेंट थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे बढ़िया एग्जाम पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो 120 मिनट का समय होगा और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन होंगे, जनरल अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल अर्थमेटिक में मतलब क्या है, आपका जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, LCM HCF, ये सारे टॉपिक दिए हैं। नीचे डिटेल सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पूरा रोड मैप आपके सामने, बस आप रोड मैप के हिसाब से चलते जाइए, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। इंडिया गवर्नमेंट मिंट में आप जॉब करने लगोगे, बशर्ते है कि सही चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन लेवल की लॉजिकल रीजनिंग दी है, कॉमन टॉपिक दिए, नीचे सिलेबस अटैच किया, उसको भी देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे जो टेक्निकल जो रिलेवेंट ट्रेड से आने हैं वो आएगा 85 नंबर का। यानी कि सोचिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि टेक्निकल आपका 85 नंबर का आ रहा है और बाकी चीजें देखोगे काफी कम पोर्शन है। तो इस प्रकार टोटल 120 प्रश्न होंगे, 120 मिनट का समय होगा। सबसे अच्छा पोर्शन है टेक्निकल का। टेक्निकल को जिसका स्ट्रांग होगा उसका डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस आपका बनने वाला है। इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। अब देखिए
यहाँ पे कुछ चीजों को थोड़ा समझ लीजिएगा जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। मैं यहाँ पे आईटी स्टूडेंट्स के थोड़े से सिलेबस की तरफ चलता हूँ जिससे कि मैं एक क्लियरिटी आपको दे सकूं, कि आपको मैं एक गाइडेंस दे सकूं, चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझ सको, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो एक सांकेतिक पाठ्यक्रम है, इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है वो तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, और ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे। इसमें ये मेटलर्जी वालों के लिए सभी का अलग अलग सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से बेसिकली डिस्क्राइब किया हुआ है। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है ना, सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप एक पूरी तरह से श्योर होके आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है फिटर ट्रेड का सिलेबस इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। लीनियर मेजरमेंट, इट्स यूनिट, डिवाइडर, कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट, जो आपका सीरीज चल रहा था वो सेम सीरीज जो आपका निमी का सिलेबस है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। लैपिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, तो सारा कुछ सिलेबस एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, गोल्ड स्मिथ जो है ना, गोल्ड स्मिथ में भी कौन से फिटर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे भी आप देखोगे गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड सिलेबस है, तो यहां पे भी फिटर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड स्मिथ में भी है, साथ साथ में फिटर में भी है, तो आप चूज कर सकते हो, दोनों फॉर्म डालोगे, उसके इसमें सेम डे एग्जाम होता है, तो आप कौन सा बेसिकली जाते हो। देखिए एक ही, क्योंकि यहाँ पे दो में चांस नहीं है, तो कोशिश करिए कि एक ही फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि वहां दो जगह आप स्प्लिट हुए प्रिपरेशन में तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान लेके चलना है। पावर ट्रांसमिशन, तो सारा ही आपका जो सिलेबस है ना, जो आपका ऑथेंटिक आईटीआई का सिलेबस है वो दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्सेज भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके लिए फिट आपका जो कोर्स है ना, फिटर मास्टर कोर्स 2.0 जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, यदि आप उसमें इनरोल हो, ऑलरेडी काफी सारे छात्र उसमें इनरोल है, तो वो वाले स्टूडेंट्स को कोई अदर कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं, उससे कवर हो जाएगा। और भी स्टूडेंट्स है वो ले सकते हैं, इसका लेटेस्ट कोर्स भी काफी जल्दी आ जाएगा, तो वो ले सकते हैं, जिसमें बीओडी कोर्स भी होगा, लाइव क्लास भी होगा, दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इसके सिलेबस की वीडियो काफी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ में बीएचईएल के ट्रेड टेस्ट में काफी सारे छात्रों का नाम आया है, वो ट्रेड टेस्ट की वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, मैं इस चीज को भली बात ही जानता हूं, तो काफी जल्दी उसका वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो और बाकी है कलेक्ट करना, आप समझ सकते हो इस बात को, वो मिलने के बाद में डेफिनेटली मैं रिलीज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।